Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 6th and 7th October 2024. तो आज हम 6 और 7 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 6th एंड 7th अक्टूबर। सो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं, कौन से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बन रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उससे कुछ न्यूज बन रही है तो वो हम इंटरनेशनल समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकेंड, हम नेशनल न्यूज देखेंगे। नेशनल न्यूज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स को डिस्कस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वहां से बन सकता है। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्टेट न्यूज, कुछ राज्य समाचार डिस्कस करेंगे, राज्य सरकार की कुछ स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे, बैंक और वित्त समाचार डिस्कस करेंगे, डिफेंस से अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है रक्षा समाचार कवर करेंगे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार और रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो अभी जो रिसेंटली नियुक्तियां हुई हैं और इस्तीफे हैं उससे रिलेटेड जो न्यूज बनती हैं वो हम कवर करेंगे आज के सेशन में। एक बार ये 9 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम न्यूज कवर करते हैं, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे आज की क्लास के। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो पहली है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो क्वाड, अच्छा हम सबको पता है क्वाड 4 कंट्रीज का बेसिकली एक संगठन है जिसकी अभी 4th मीटिंग कंडक्ट की गई है 21 से 23 सितंबर। मीटिंग कहां पर हुई है? ये बेसिकली वेलिंगटन में, डेलावेयर में होस्ट की गई है बाय यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन द्वारा। सो इसी से न्यूज आ रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने अभी उन्होंने अमेरिका का दौरा किया जहां पर उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके सत्र को भी संबोधित किया है। तो 21 सितंबर को उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर द्वारा विलिंगटन डेलावेयर में आयोजित चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। वहीं 22 सितंबर को मोदी जी ने 79th न्यूयॉर्क में स्थापित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, समिट ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात की ताकि आपसी हित के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की जा सके। क्लियर? तो यहाँ से क्वाड याद रखना है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन सी मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया, वो है 79th मीटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल डीजीसीए विच इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अभी डीजीसीए ने अप्रूवल दे दिया है किस किस के मर्जर का? एक्स कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो डीजीसीए ने AIX, एक्स कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विलय को मंजूरी दी है। तो ये जो विलय है ये 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी रूप से मंजूरी दी गई है। यह रणनीतिक कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस नामक एकीकृत कम लागत वाली वाहन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसका एकल एयरलाइंस कोड 9 होगा। विलय की घोषणा सबसे पहले 2022 में की गई थी और 12 जून 2024 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से मंजूरी प्राप्त हुई। विलय के बाद 15 नवंबर 2024 को विस्तारा का एयर इंडिया में एकीकरण किया जाएगा। क्लियर? तो डीजीसीए ने अप्रूवल दे दिया है। क्लियर यहां तक? नाउ नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है, एक बेसिकली वी कैन से कि एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? नालसा के साथ। व्हाट इज नालसा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी।
ताकि लीगल एड प्रोवाइड की जा सके फ्री में माइग्रेनलाइज पीपल्स को। तो जो लोग बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेनलाइज हो रहे हैं उनको कानूनी सहायता प्रोवाइड की जा सके। तो 30 सितंबर 2024 को सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग ने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि समाज के हाशिए पर कमजोर वर्गों का समर्थन करने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियम, नियम और योजनाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के कार्याध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। नालसा और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दोनों हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए समाज कल्याण की पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अभियान, सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और जिला विधि सेवा प्राधिकरण पूरे भारत में जागरूकता शिविर आयोजित करेगा जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लागू प्रमुख अधिनियमों पर केंद्रित होगा। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहराव देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय एक 4 मंजिला संरचना है जिसमें 13 दीर्घाएं बंजारा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं। मोदी ने बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक प्रतीक संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके साथ साथ उन्होंने जगदम्बा मंदिर में भी अनुष्ठान की और 30,300 करोड़ की कृषि और पशुपालन पहलों की भारत में शुरुआत की। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। जल सागर तो एक मिशन है, इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय के थ्रू। तो इसका पर्पस क्या है? बेसिकली जन संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और जो भूजल कमी है उसको दूर करना। तो जल सागर याद रखना इनिशिएटिव कौन सी सरकार का है? छत्तीसगढ़ सरकार का है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय ने धमतरी के गंगरेल बांध में रविशंकर जलाशय में जल सागर महोत्सव का उद्घाटन किया। यह घटना राज्य के जल संरक्षण प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिला प्रशासन की भूजल कमी को दूर करने की नवाचारी रणनीति को यह उजागर किया गया है। इस पहल को जन संरक्षण के लिए इसके सक्रिय दृष्टिकोण के लिए मान्यता भी दी गई है। क्लियर? तो जल सागर पहल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेट न्यूज से है ग्रीन मेघालय प्लस योजना तुरा में मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण। तो ग्रीन मेघालय प्लस योजना मेघालय सरकार की और इसको मेघालय के सीएम ने स्टार्ट किया है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने ग्रीन मींस ग्रासरूट लेवल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इकोसिस्टम एनहांसमेंट एंड नर्चरिंग मेघालय प्लस योजना की शुरुआत की है। योजना को राज्य में अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य वन आवरण का संरक्षण और संवर्धन है। यह पहल जमीनी स्तर पर स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। तो ग्रीन मेघालय प्लस योजना कहाँ की है? मेघालय के सीएम ने स्टार्ट किया है, कोनराड संगमा ने। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है उत्तराखंड सीएम ने प्रमुख योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें सरल बनाया। ग्रामीण उद्यमियों को जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बूस्ट किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी जिन्होंने भी ग्रामीणों के लिए 2 योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें सरल और अधिक सुलभ बनाने की घोषणा की है। एक है ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना जिसका नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवार की आजीविका को उद्यमिता के अवसर से जोड़ना। सेकेंड है ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन। इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना कर दिया गया है जो ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। क्लियर? इन पहलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सतत आजीविका के लिए समर्थन प्रदान करने की भी उम्मीद है। तो याद रखना है 2 स्कीम्स है मेजरली, ग्रामोत्थान योजना और सेकंड मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। ये दोनों योजना कौन से स्टेट की हैं? उत्तराखंड सरकार की हैं। पहले इनके नाम अलग हुआ करते थे और अभी रिसेंटली इनका नाम क्या किया गया है? चेंज किया गया है। डन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। सो बेसिकली
थोड़ा सा इमेज का इशू है यहाँ पर। एक बार न्यूज देख लेते हैं। मेघालय और गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, पोषण और कृषि में सुधार के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेघालय सरकार ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जनसंख्या स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किए जा सके, विशेष रूप से मातृ और नवजात स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नर्सिंग, शिक्षा और कृषि में। समझौते पर मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और कृषि मंत्री डॉक्टर एम अम्पेयन लिंगदोह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन 4 वर्ष तक चलेगा, जिसमें दोनों हितधारक दक्षता जांच, निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित उद्देश्य की सफल प्राप्ति को सुगम बनाएंगे। मेघालय, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद गेट फाउंडेशन के साथ स्थापित करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। तो पहले गेट फाउंडेशन के साथ उत्तर प्रदेश ने कोलैबोरेशन किया था, उसके बाद बिहार, और अब थर्ड पार्टनरशिप स्टेट कौन सा बना है भारत का? मेघालय बना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य, पोषण और कृषि में सुधार के लिए, यानी इंप्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर, गेट फाउंडेशन और मेघालय ने क्या किया है? ये एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एलआईसी ने बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसने अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 7.10% तक कर ली है। तो भारतीय जीवन बीमा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर कितनी कर ली है? 7.10% कर ली है। तो लगभग ये जो हिस्सेदारी है 3.05% इंक्रीज की गई है। तो ये जो वृद्धि है ये 5 अक्टूबर 2024 को एक एक्सचेंज फाइल लिस्ट में प्रकट की गई। 25.96 करोड़ इक्विटी का आवंटन 57.36 प्रति शेयर की कीमत पर एक योग्य संस्थागत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जिसके बाद हिस्सेदारी में क्या हुई? वृद्धि हुई। यह रणनीतिक कदम बैंक की विकास क्षमता में एलआईसी के विश्वास को दर्शाता है और इसकी विस्तार योजना के लिए इसकी बैलेंस शीट को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखता है। तो एलआईसी ने क्यूआईपी के माध्यम से क्या किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से 7.10% कर ली है, मतलब 3.05% इंक्रीज की है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है? क्वार्टर फाइनल फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को जो बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, उन पे इंटरेस्ट रेट को क्या रखा है? सेम रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डिसीजन है कि जितनी भी छोटी बचत योजनाएं हैं उन पर ब्याज दर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो 30 सितंबर 2024 को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी, जो 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि को कवर करती हैं। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब इन योजनाओं पर ब्याज दरें समान बनी हुई हैं। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने कुछ छोटी बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना 3 वर्षीय सम जमा के लिए ब्याज दरों को क्वार्टर फाइनल 2024 के लिए 20 आधार अंक बढ़ा दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि विच इज नोन एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो दरें अप्रैल 2020 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जिन्हें अब 7.9% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.1% कर दिया गया था। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये सेबी ने सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों के आवेदन के लिए यूपीआई को क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया। तो जो पब्लिक डेट सिक्योरिटीज हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, यूपीआई को मैंडेट कर दिया है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह अनिवार्य किया कि बिचौलियों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों को धनराशि को अवरुद्ध करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस का, यानी यूपीआई का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आदेश जो है वो 1 नवंबर 2024 से सार्वजनिक मुद्दों पर लागू होगा। उद्देश्य ऋण प्रतिभूतियां गैर परिवर्तनीय पुनर्खरीद योग्य वरीयता शेयरों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकरण ऋण उपकरणों के सार्वजनिक मुद्दों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। व्यक्तिगत निवेशों के पास अभी भी एससीएसबीज और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य तरीकों का उपयोग करने का विकल्प होगा। क्लियर? नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये है न्यू यूपीआई ऑटो पे रूल।
तो इन दो यूपीआई आवर्ती भुगतानों के लिए 24 घंटे की पूर्व डेबिट सूचना नहीं होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विच इज एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटोपे ढांचे में बदलाव की घोषणा की है, जो तुरंत प्रभावी होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह फास्टैग और रुपे राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड के स्वतः पुनः प्रवृत्ति के लिए अब मानक 24 घंटे की पूर्ण डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी। यह परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों के अनुरूप है, जो स्वचालित बैलेंस टॉप अप के लिए एक ई जनादेश ढांचा पेश करता है। यूपीआई सदस्यों को इन विशिष्ट व्यापारिक श्रेणी कोड से संबंधित यूपीआई ऑटोपे निष्पादन के लिए प्री डेबिट नोटिफिकेशन सत्यापन को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्लियर? तो न्यू यूपीआई ऑटोपे रूल no 24 hours pre debit notification for these two UPI recurring payment. नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है डिफेंस कनेक्ट 4.0। तो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अभी दिल्ली में 2024 के मानेकशॉ सेंटर में डिफेंस कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है। ये बेसिकली स्टेप है टुवर्ड्स इंडिजीनियस डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस कनेक्ट का मतलब क्या है? स्वदेशी रक्षा नवाचारों में बढ़ावा देना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस इनोवेशन है वो क्या होने चाहिए? स्वदेशी होने चाहिए। तो यह कार्यक्रम स्वदेशी रक्षा नवाचार को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के तहत नवाचारों के लिए रक्षा उत्कृष्टता रक्षा नवाचार संगठन द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। तो डिफेंस कनेक्ट 4.0। नेक्स्ट है वशोरथ्स 4th जनरेशन मिसाइल टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो जो वशोरथ की चौथी पीढ़ी की मिसाइल थी, उसको अभी डीआरडीओ के थ्रू क्या किया गया है? उसका प्रक्षेपण किया गया है। पहले तो वशोरथ पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज दिस? तो बेसिकली दिस इज अ एडवांस 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो अभी डीआरडीओ ने उन्नत चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। परीक्षण 3 से 4 अक्टूबर को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए। ये परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम निभाते हैं। क्लियर? मिसाइल ने तेजी से चलने वाले हवाई लक्ष्यों को निशाना साधा और निशाने बनाने में सटीकता और विश्वसनीयता का भी प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। लोकेश मशीनें भारतीय सेना को भारत की पहली स्वदेशी एसएमजी प्रदान करती है। तो लोकेश मशीन लिमिटेड है बेसिकली, जिसने 9x9 मिलीमीटर सब मशीन गन अस्मी का पहला ऑर्डर भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सफलतापूर्वक सौंप दिया है। यह भारत की पहली एसएमजी है जिसे निजी क्षेत्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसका अनुबंध लगभग 5,50,000 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 550 ASMI 9x9 मिलीमीटर एसएमजी शामिल है। अस्मी का वजन लगभग 2.4 किलोग्राम है, जिसे तुल्य एसएमजी की तुलना में 10 से 15% हल्का बनाया गया है। इसमें 32 राउंड की मैगजीन क्षमता है, जिसमें अधिकतम फायरिंग दर 800 राउंड प्रति मिनट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट पुणे और भारतीय सेना द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। तो एआरडी पुणे और भारतीय सेना द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें लगभग 550 ये गन्स शामिल होंगे। बजट कितना? 550 अमेरिकी 5,50,000 अमेरिकी डॉलर। डन। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज है। जेन टेक्नोलॉजीज ने अगली पीढ़ी के रिमोट वेपन सिस्टम का अनावरण किया है। तो जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत रिमोट कंट्रोल हथियार और निगरानी प्रणाली की एक श्रृंखला लॉन्च की है। नवीन रूप से लॉन्च किए गए सिस्टम में RCWS 7.62 into 51 mmg टैंक माउंटेन RCWS 12.7 into 108 HMG नौसेना RCWS 12.7 into 99 HMG और आर्टिलरी रग्ड कैमरा शामिल है। परमाणु परशु एक रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली है, जिसमें उन्नत थर्मल इमेजिंग और एंटी ड्रोन क्षमताएं शामिल है। तो थर्मल और क्या क्या है इसके अंदर? एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी शामिल है। फनीश अपनी 12.7 मिलीमीटर भारी मशीन गन के साथ
अग्नि शक्ति को बढ़ावा देता है, जबकि शरूर 2 किलोमीटर दूर तक हवाई और सतह आधारित खतरों को निशाना बनाकर नौसेना रक्षा को मजबूत बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। इंपॉर्टेंट डे न्यूज में सबसे पहली है विश्व कपास दिवस। तो कपास के वैश्विक प्रभाव का उत्सव है ये विश्व कपास दिवस, जो 7 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया। और इस बार वर्ल्ड कॉटन डे की कौन सी एनिवर्सरी है? ये 5वीं बार इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह वैश्विक उत्सव कृषि की सबसे बहुमुखी और मूल्यवान फसलों में से एक का सम्मान करता है। कपास वस्त्र उद्योग से लेकर चिकित्सा आपूर्ति, पशु चारा और खाद्य तेल उत्पादन तक विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह दिन वैश्विक व्यापार में कपास के महत्व और विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं इसके प्रभाव को भी उजागर करता है। क्लियर। विश्व आवास दिवस 2024, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024। तो ये जो विश्व आवास दिवस है, ये हर साल अक्टूबर के पहले मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? जो हमारे हाउस का फंडामेंटल राइट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो आवास के मौलिक अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि हर किसी को सुरक्षित, सम्मानजनक और सस्ती जगह में रहने का अधिकार है। इस वर्ष यह दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें एक स्थायी शहरी भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व सेरेब्रल पाइल्स दिवस 2024, जो अभी हमने किस में सेलिब्रेट किया? 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? वर्ल्ड सेरेब्रस पाल्सी डे। तो इस दिन का उद्देश्य सीपी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका समर्थन करना है। यह सीपी वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करता है और समावेशन और समर्थन को बढ़ावा देता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 का विषय यूनिकली सीपी सेरेब्रल पाल्सी समुदाय के भीतर विविधता और व्यक्तिगतता का जश्न मनाना है। यह जोर देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति जो सीपी से प्रभावित है वह अद्वितीय है। क्लियर। तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बधिर व्यक्ति सप्ताह, जो अभी 23 से 29 सितंबर 2024 को मनाया गया। तो इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, जिसे हम IWFD के नाम से भी जानते हैं, हर साल सितंबर के अंतिम पूरे सप्ताह में विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि बधिर या सुनने में कठिनाई वाले लोगों के अधिकार के बारे में क्या फैलाई जा सके? जागरूकता फैलाई जा सके। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो साइन लैंग्वेज अधिकार के लिए साइन अप करें। थीम 2024 के लिए IWDP की थीम रही है। सितंबर के अंतिम रविवार को बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो 2024 में 29 सितंबर को था। विश्व बधिर महासंघ इन आयोजनों का आयोजन बधिर लोगों के अधिकारों और समावेश को बढ़ावा देने के लिए करता है। क्लियर। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत में बेरोजगारी लाभ और कवरेज में कमी, अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्ट रिपोर्ट 2024-26 जारी की है, जिसमें उन्हें रीजनल कैंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन के जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, उनको लेकर हाईलाइट किया है। तो उसी में बताया गया है कि जो एशिया प्रशांत में बेरोजगारी लाभ और कवरेज है, उसमें अभी क्या आई है? कमी आई है। इस क्षेत्र में अपनी जनसंख्या का 53.6% कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ से आच्छित कर लिया है, लेकिन ये अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 11.8 सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करता है, जो वैश्विक औसत का लगभग कितना है? 19.3% से कम है। लगभग 2.1 अरब लोग जीवन चक्र और सामाजिक आर्थिक जोखिम से असुरक्षित बने हुए हैं, सामाजिक सुरक्षा में असमान प्रगति के साथ। रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने और प्रभावी कवरेज में लिंग अंतर को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है। क्लियर। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट से IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 निकाली है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया कौन सी पोजीशन पर आ गया है? 58 पोजीशन पर आ गया है। तो पिछले साल की अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल इंडिया की इसमें पोजीशन 56 थी, लेकिन इस बार इंडिया क्या कर गया? 2 पोजीशन नीचे आ गया। नीचे मतलब
रैंक बढ़ी है इंडिया की, बट वैसे ग्रोथ में नीचे आया है। क्लियर। सिंगापुर को दूसरे स्थान पर रखा गया, इसके बाद लग्जमबर्ग, स्वीडन और डेनमार्क को क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया। रिपोर्ट कार्यस्थल में एआई के सामाजिक आर्थिक प्रभाव और इन परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता को भी उजागर करती है। क्लियर। तो आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 स्विट्जरलैंड लीड और इंडिया की पोजीशन 58 और पिछली साल कितनी थी इंडिया की पोजीशन 56। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से ये क्वेश्चन 2024 का मिदोरी पुरस्कार कजाकिस्तान और पेरू के संरक्षण नेताओं को मान्यता देता है। तो 2024 के लिए मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की इसाबेल को प्रदान किया गया। तो किन किन को दिया गया? कजाकिस्तान और पेरू के संरक्षक को दिया गया है। वोरोनोवा कजाकिस्तान की जैव विविधता संरक्षण संघ कार्यकारी निदेशक ने मध्य एशिया में पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। काल्डेरॉन कार्लोस पेरू में सुमक काउसाई के संस्थापक को परागणकर्ताओं की गिरावट को रोकने के लिए उनको यह मान्यता दी गई है। उनकी बी हनी रूट पहल शहद उत्पादों को सामुदायिक विकास और पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थान के साथ जोड़ती है। क्लियर। तो मिदोरी पुरस्कार कजाकिस्तान और पेरू के संरक्षण नेताओं को दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान से वेरा वोरोनोवा और पेरू से कौन है? इसाबेल अगस्टीना काल्डेरोनो कार्लोस। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक निधि समिति का पुनर्गठन। तो जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अविरल जैन कार्यवाही निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? अविरल जैन को। तो भारतीय सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन नए बाहरी सदस्य के साथ किया। नए बाहरी सदस्य राम सिंह सोगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार हैं, जो असीमा गोयल, शशांक बिंदे और जयंत आर वर्मा की जगह लेंगे। ये बदलाव एमपीसी की आगामी द्विमासिक बैठक से पहले हो रहे हैं, जो 7 से 9 अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित है। अविरल जैन को 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी रूप से आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। सो हम सबको पता है बेसिकली एक गवर्नर बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट 2 और मोर देन 2 स्टेट्स के लिए काम कर सकता है। तो सेम है, त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी, जिन्होंने अभी एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम की शपथ ली है। शपथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो द्वारा राजभवन आइजोल मिजोरम के दरबार में आयोजित की गई। उन्होंने मौजूदा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभपति की चिकित्सक अवकाश के कारण मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इस कार्यक्रम में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालू दोहो और अन्य कैबिनेट मंत्री सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 7 अक्टूबर 2024 जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड समिट में भाग लेने के लिए और यूएनजीए सेशन को एड्रेस करने के लिए अभी कहाँ का दौरा किया है? 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा किया है। उसके साथ साथ डीजीसीए का अप्रूवल देखा रहा था। AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्जर का अप्रूवल मिल गया बाय डीजीसीए। नेशनल में हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने MOU साइन किया नालसा के साथ, ताकि फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज पीपल्स को। उसके बाद हमने कुछ स्टेट न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। विष्णुदेव साई ने जल जागर पहल ने जल संरक्षण को पुनर्भाषित किया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने तुरा में ग्रीन मेघालय प्लस योजना का अनावरण किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रमुख योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें क्या कर दिया है? सरल बना दिया और ग्रामीण उद्यमिता को और बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ मेघालय और गेट्स फाउंडेशन ने हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर को लेकर यानी स्वास्थ्य, पोषण और कृषि में सुधार को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंकिंग और वित्त की बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि LIC ने अपने स्टेक इंक्रीज कर लिए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वाया QIP। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने छोटी बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर है वो अपरिवर्तित रखी है। सेबी ने मैंडेट किया है UPI फॉर पब्लिक डेप्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन। उसके साथ साथ हमने न्यू UPI ऑटो पे रूल देखे थे, जो 24 घंटे के पूर्व डेबिट अधिसूचना नहीं देंगे।
नेक्स्ट हमने डिफेंस न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा डिफेंस कनेक्ट स्वदेशी रक्षा नवाचार की ओर एक कदम। डीआरडीओ और द्वारा वज्रोदत 4 जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। लोकेश मशीन ने बेसिकली भारतीय सेना को भारत की पहली स्वदेशी एसएमजी सौंपी है। जेन टेक्नोलॉजी ने अगली पीढ़ी की रिमोट वेपन सिस्टम का अनावरण किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिन में हमने देखा विश्व कपास दिवस 2024, विश्व आवास दिवस 2024, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 जो 6 अक्टूबर को बनाया गया, और बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जो 23 से 29 सितंबर तक बनाया गया है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट, जिसमें हमने देखे एशियाई प्रशांत में बेरोजगारी लाभ और कवरेज में कमी आई है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि एशिया प्रशांत में बेरोजगारी लाभ और कवरेज में कमी है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 हमने देखी, जिसमें स्विट्जरलैंड तीर्थ पर रहा, शीर्ष पर रहा, और भारत 58वें स्थान पर रहा है। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भारत 56वें स्थान पर था। उसके साथ साथ हमने पुरुष और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखे, जिसमें हमने देखा मुडोरी पुरस्कार 2024 ने कजाकिस्तान और पेरू के संरक्षण नेताओं को मान्यता दी है। नियुक्ति और इस्तीफे से बात करूं तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन, जिसमें अविरल जैन को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, और त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली। क्लियर? तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 6 एंड 7 अक्टूबर 2024 के डिस्कस किए, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्टेट, बैंक एंड फाइनेंस, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डे न्यूज, रैंक एंड रिपोर्ट्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन और अपॉइंटमेंट ऑन रेजिग्नेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।